नमस्कार दोस्तों। आज हमारे बीच साहिल सर हैं। साहिल सर एक जाना पहचाना नाम है, जिन्हें आप सभी लोग जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें डॉक्टर वोकैब के नाम से जानते हैं। तो निकनेम इनका डॉक्टर वोकैब है। तो मिलते हैं डॉक्टर वोकैब से। कैसे हैं सर? मैं बहुत अच्छा हूँ और थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सम एक्सपीरियंस। सर, ये हमारा सौभाग्य है कि आप आज हमारे बीच में हैं। तो बताइए, आपकी इवनिंग कैसी रही आज? इवनिंग शुरू हो गई है और आपके साथ ही मना रहे हैं, तो आपके इंटरव्यू होने के बाद देखते हैं कैसी रहेगी और इसमें आप कितने ज्वलते हुए सवाल पूछेंगे, उससे पता लगेगा कि आज हमने आपसे क्या सीखा। देखा दोस्तों, साहिल सर के बातों में ही अलग ही खूबी है। तो पूछते हैं इनसे कुछ सुलगते हुए सवाल। सुलगते हुए सवाल क्या, थोड़ी सी आपने लिख रखे कुछ सवाल, चलिए आप अपने हिसाब से पूछते रहिए। चलिए पूछते हैं फिर आपसे कुछ धड़कते हुए सवाल। तो सर, सबसे पहले ये बताइए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बच्चे तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बोर्ड के जो एग्जाम्स होते हैं या यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम्स हैं, वो किस तरह से अलग होते हैं? कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड की एग्जाम, बोर्ड की बात करें तो 10वीं 12वीं की आप मुख्यतः बात कर रहे जी। हो, और 10वीं 12वीं के अंदर बच्चों को रिटर्न में सब कुछ लिखना है, एक्सप्लेन करना है, और वो अगर एक दो फैक्ट अगर भूल भी जाते हैं तो बड़ी ही लाइन बाय लाइन चेकिंग अगर हो रही है तो एक दो मार्क्स उनके कट जाएंगे। और आजकल तो सीजीए प्रणाली शुरू हो गई, सीजीपीए, जिसके अंदर ग्रेडिंग प्रणाली आ रही है, तो मार्क्स का तो और बड़ा कोई रोल भी नहीं रहा। साथ ही साथ 10वीं 12वीं के अंदर आप कितना एग्जाम में लेकर आ रहे हो परसेंटेज, उसका भी बड़ा रोल नहीं रहा, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर क्रैक करना आपको, तो आपको अलग से सीयूईटी देना है, आपको इंजीनियरिंग करना है तो आपको आईआईटी देना है, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको नीट देना है, तो उसकी कोई बहुत बड़ी यूसेज नहीं रही। लेकिन यहाँ पर अगर आपने मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस या कोई भी एक ऐसा एप्टीट्यूड का कोई क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन गलत हो जाता है और अगर आप बेंचमार्क पे हो तो आपको कट ऑफ से नीचे ले जाएगा। तो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन गलत करना आपको पीछे करता है सिर्फ एक आधी परसेंटेज से, लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन अगर आपके गलत हो गया और वहाँ आपकी 100% अटैम्प्ट नहीं करते, वहाँ पे आप 100% अटैम्प्ट करके आते हो, वहाँ पे आपकी चांस रहती है 100/100 लाने की, यहाँ पे आपकी 100/100 लाने की चांस नहीं है। तो इसलिए एक क्वेश्चन भी गलत होने पर आप करियर से बाहर हो सकते हैं या कंपटीशन की दौड़ से भी बाहर हो सकते हैं। और खास करके अगर ये आपका आखिरी मौका हो। ये सबसे गंभीर बात बताई, और ये शायद सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता भी है। तो सर, ये जो माहौल जो क्रिएट करते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम टफ हैं, जैसे 10 लाख लोग, 10 लाख बच्चे जो 10वीं 12वीं का एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं तो वैकेंसियाँ रहती हैं 1000 2000। तो डिफरेंस क्या लगता है आपको? क्योंकि वहाँ पे तो बच्चे बहुत पढ़ के आते हैं, लेकिन यहाँ पे क्यों पीछे रह जाते हैं? नहीं, देखो पीछे कोई नहीं रह रहा है, जितनी वैकेंसी आ रही है सारी फिल हो रही है, और पिछले 1.5 साल से वैकेंसीज घटी नहीं है, बढ़ी है। और क्योंकि इसके पीछे आप राजनीतिक कारण भी लगा सकते हो, चुनाव भी लगा सकते हो, मोदी जी का इम्पैक्ट भी लगा सकते हो, और कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स के अंदर कुछ कुछ अच्छे सुधार भी हुए हैं, आप इनको भी देख लेते हैं। इसको आप थोड़ा सा टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं। यूपीएससी हर साल 750 वैकेंसी निकाला करता था, इस बार उसकी वैकेंसी 1000 से प्लस है। पीसीएस के एग्जाम में हर स्टेट का भी अपने एग्जाम 1 साल, 2 साल, 3 साल में लिया करता था। अब मैक्सिमम ऐसे राज्य हैं जो हर साल अपना पेपर करवा रहे हैं। बिहार है, यूपी है, राजस्थान में बड़े फेमस चल रहे हैं। उसके बाद एसएससी का एग्जामिनेशन में जहां 7 या 8000 वैकेंसी रहती थी, इस बार 36000 वैकेंसीज है। ऐसे ही आपकी बैंकिंग के अंदर हर साल वैकेंसीज 3 से 4000 रहती थी, वो भी 7 से 8000 चली गई है। तो अगर आप टोटल मिला के एक बार में वैकेंसीज की संख्या देखोगे, जिसमें अभी मैंने रेलवे और डिफेंस की सर्विसेज को ऐड नहीं किया, तो ये टोटल वैकेंसीज ही 15 लाख वैकेंसीज बनती है। टोटल वैकेंसीज 15 लाख बनती है, और 15 लाख वैकेंसीज भी ये ऑफिसर ग्रेड की है। इसके अंदर अगर कच्ची और कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरियां को जोड़ दिया जाए तो ये 40 से 50 लाख नौकरियां बनती है। अगर उन 40 से 50 लाख नौकरियां सरकार भरने पर आ जाएं और सच में भरे जाते हैं, तो तैयारी करने वाले लोग हमारे देश की पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से ज़्यादा है और नौकरियां कम है, इसलिए हमें असफल लोग हमारे आसपास ज़्यादा दिखाई देते हैं और सफल लोग कम दिखाई देते हैं। इस हिसाब से अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट का चयन करना है
तो उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखिए एडमिशन कितने हुए हैं और टोटल नंबर ऑफ फाइनल सिलेक्शन जिन्होंने ज्वाइन किया अल्टीमेटली। कई बच्चे तो ऐसे भी हैं मेरे क्लासेस के अंदर जिन्होंने एक सपना पाला था कि मुझे इस नौकरी को ज्वाइन करना है, लेकिन आखिरी में जब ज्वाइनिंग आई तो उसके पिताजी ने या माताजी ने बड़े इमोशनल होकर कह दिया, नहीं मेरा जिगर का टुकड़ा है, कोई और चीज़ की तैयारी कर ले, मैं अपने घर से दूर नहीं जाने दूंगा या जाने दूंगी। ऐसे में वो मेरा फाइनल सिलेक्शन कहलाएगा या नहीं? नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसने ज्वाइन कहाँ किया, उसने सरकार की तनख्वाह कहाँ ली, सरकार की तनख्वाह। तो ऐसे भी कई लोग हैं। तो सर इस पे सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि जैसे किसी का एक बच्चा है, वो नौकरी करने बाहर जाता है, माँ बाप को छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि हमारी जो इंडियन सोसाइटी है उस पर है कि वो जो माँ बाप हैं, ऑब्वियसली आपने भी देखा ही होगा, कुछ हद तक फेस भी किया होगा कि जो जैसे इकलौते बच्चे होते हैं किसी के, वो नहीं चाहते बाहर जाना, माँ बाप को भी रखना है और बाहर भी नहीं जाना, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से भारत सरकार इंडिया में रहते हुए कई सारी ऐसी नौकरियां हैं, चाहे गुप्तचर विभाग की नौकरी हो, इंटेलिजेंस की नौकरियां हों और खुफिया विभाग की नौकरियां हों, अलग अलग स्टेट के अंदर विजिलेंस की नौकरियां हैं। इसके अंदर आप अपनी फैमिली को साथ में रख सकते हैं। इसके अंदर माँ बाप को ये सोचना पड़ेगा और यहाँ पर मुझे लगता है पेरेंटिंग लर्निंग की भी बहुत ज़रूरत है। अगर बच्चा पहली बार बच्चा बना है तो माँ बाप भी तो पहली बार माँ बाप बने। अगर सीखना सिर्फ बच्चे को है तो सीखना अब माँ बाप को भी है। अगर अडेप्टेबिलिटी बच्चे को लेकर आनी है अपनी लाइफ में तो अडेप्टेबिलिटी की इंक्रीमेंट अब माँ बाप को भी लेकर आनी पड़ेगी। और इस बात में मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, पिछले दिनों में बड़े अच्छे अच्छे साइकोमेट्रिक टेस्ट हो रहे हैं दिमाग को जानने के लिए। अगर डॉक्टर को किसी पर्सन के अंदर क्या बीमारी चल रही है इसको जांच करना है तो उसका स्टूल टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, कफ टेस्ट, है ना, स्पीड टेस्ट, अनेक टेस्ट होते हैं। तो क्यों नहीं हमारे दिमाग का हर 6 महीने में हम टेस्ट कर सकते हैं, जिसे साइकोमेट्रिक टेस्ट बोलते हैं, जिसके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ का पता चलता है। और ये चीज़ हर स्कूल को क्लास 9, 10, 11, 12 से शुरू कर देनी चाहिए। मैं अपनी क्लासेस के अंदर इंडिविजुअल लेवल पर हर बच्चे का साइकोमेट्रिक टेस्ट करता हूँ। अच्छा, ये बड़ी नई बात मिलेगी आपको। अच्छा, और मेरे ख्याल से मीडिया के माध्यम से भी आज मैं पहली बार इस बात को बता रहा हूँ। साइकोमेट्रिक टेस्ट का असर ये होता है कि कोई बच्चा आपको ऐसा लगता है कि क्या शानदार बच्चा है, ये तो पक्का सेलेक्ट हो जाएगा, तो मेरा पूरा ध्यान उसी बच्चे पे रह जाता है। जब मेरा ध्यान उस बच्चे पे रह जाता है तो 99 बच्चे जो और भी क्लास में 100 की क्लास में से, उन बच्चों को ऐसा लगता है हमारी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। इसका मतलब हम इनडायरेक्टली उसके साइकोमेट्री को वीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस विषय पे शायद मेरी कल भी आपसे बात हो रही थी, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो। तो हमने उन 4 बच्चों पर ध्यान के साथ साथ उन 99 की भी पोटेंशियलिटी को भी बढ़ाने की कोशिश करनी। और वो तभी हो पाएगा जब आप उसके अंदर के आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को जानते हो, जैसे ब्लड का होता है वैसे उसके दिमाग के आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को जानते हो। इसके अंदर इमोशंस ज़्यादा है, इंटेलिजेंस ज़्यादा है, और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए और ऑफिसर बनने के लिए ना इमोशंस काम आएंगे ना इंटेलिजेंस काम आएगी, इमोशनल इंटेलिजेंस काम आएगी। और जहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस आज फेल हो रही है वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम आ रही है। तो सर आपको नहीं लगता कि यहाँ पे एक माँ बाप को भी और एक सवाल और रह गया आपका बीच में, और माँ बाप को भी अब सीखना पड़ेगा कि इतने साल तक बच्चा हमारे जिगर के साथ रहा है, अब हम नहीं कमाएंगे, बच्चा कमाएगा, हम बच्चा जहाँ रहेगा उसके साथ रह लेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन आप अगर देखें तो जैसे जो मिडिल क्लास नौकरियाँ हैं, एक बच्चा है जो 4-5 नौकरियाँ क्रैक करता है, ठीक है, और ज्वाइन एक ही को करता है, तो उसको एक के ही लाभ मिलने वाले हैं, एक ही जगह उसके माँ बाप रहेंगे, तो उसको एक का ही लाभ मिलना है। लेकिन उसके साथ जो 4-5 नौकरियां हैं, अगर वो ज्वाइन नहीं करता, फॉर्म तो सबके भरता है, सब में सेलेक्ट भी हो जाता है। ये हर साल होता है और ये हर बार होता है। तो उसपे से जो 4-5 जो उसके पीछे वाले अलग जो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान होता है। और किसी भी बड़ी एग्जाम के अंदर 10% सीटें वेटिंग लिस्ट की होती हैं। और वेटिंग लिस्ट का मतलब ही यही है कि अगर किसी कारण से कुछ बच्चे एडमिशन या फिर ज्वाइन ना कर पाएँ तो वो उससे नीचे वाले में आ जाएंगे। अभी हाल ही में मेरे कितने ही स्टूडेंट्स इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर वेटिंग लिस्ट के अंदर सेलेक्ट हुए, जिनकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं थी, 1.5 साल बाद उसका कॉल आया। तो संभावना है, पॉजिटिविटी के साथ रहोगे तो बनी रहेगी, बस आपको एक्सीलेंट करते रहना है। अच्छा सर, आपसे जब बातें हो रही है तो मेरे दिमाग में 2-3 चीज़ें हैं। जैसे पैंडमिक के बाद
हम सब ने पैंडेमिक झेला है, तो जैसे पैंडेमिक के बाद क्या चेंजेस आए हैं? ऑफलाइन का मोड थोड़ा ऑनलाइन हो गया, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन के मोड का माध्यम में आपको कौन सा लगता है कि कौन सा बेहतर तरीका है? ऑफलाइन बेहतर लगता है मेरे को। मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है कि ऑफलाइन बेहतर है? क्योंकि ऑनलाइन में आप पेइंग जो कैपेसिटी, ऑनलाइन में पढ़ाने वाला टीचर कैमरे के नीचे नोट्स चिपका के पढ़ा रहा है, तो ना तो टीचर की गारंटी है, और पढ़ने वाला स्टूडेंट ठीक तरीके से पढ़ रहा है या लेट के पढ़ रहा है या बैठ के पढ़ रहा है, ना उसकी गारंटी है। तो मुझे बताओ अकाउंटेबिलिटी मेंटेन कहाँ हो रही है, ऑफलाइन में या ऑनलाइन? ऑब्वियसली ऑफलाइन, इसलिए ऑफलाइन बेहतर है। तो आपको लगता है कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो ऑफलाइन में है? ऑफलाइन में सर, मेरी आंख में आंख डाल के अब आप बात कर रहे हो, तो मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ, आप जल्दी निकाल पा रहे हो या लेट निकाल पा रहे हो। और यही चीज़ अगर मैं आपको जूम पर इंटरव्यू दे रहा होता तो आप मेरा कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाल, अंतर है या नहीं? तो सर आपको लगता है कि ऑनलाइन का भी कोई स्कोप नहीं रहा? ऑनलाइन स्कोप है, ऑनलाइन को सब्सिडरी समझा जाए, उसे मेन स्ट्रीम ना समझा जाए। मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया ने यूट्यूब को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम के साथ साथ ऑनलाइन एजुकेशन को भी मेन स्ट्रीम मान लिया, जबकि वो एक पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाकर अपने स्टूडेंट का भविष्य खराब करते हुए अगर ऑक्सफोर्ड जाकर कोई कोर्स करना चाहता हूँ और यहाँ पे मैं 3 महीने की छुट्टी लूँ, ये गलत हो जाएगा। अगर मुझे कोई सर्टिफिकेट कोर्स करना है और वो मुझे ऑफलाइन मौजूद नहीं है या बड़ा महंगा पड़ रहा है या मेरे को ट्रैवलिंग ज़्यादा पड़ रही है, अलाउंस नहीं है मेरे पास, मेरे को उसकी ट्रेड ऑफ करने में दिक्कत आ रही है, मैं उसको ऑनलाइन एक्सेस कर लूँगा। वो एक मैच्योरिटी के बाद है। 22-23 तक जब तक बच्चे को नौकरी की तैयारी करनी है, सीरियसली तैयारी करनी है, उसको ऑफलाइन एक टीचर को, एक गाइड को आमने सामने रखना चाहिए। जब वो किसी डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लेगा और उसके बाद उसको किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करनी है या अपने ही डिपार्टमेंट में ग्रोथ लेने के लिए, कोई ज्वाइन करने के लिए या डिपार्टमेंटल एग्जाम देने, तब वो किसी ऑनलाइन का सहारा लेता है, वो बहुत अच्छी बात है। उसमें वो सरकार की नौकरी का भी कोई नुकसान नहीं कर रहा, सरकार के पैसे का भी कोई नुकसान नहीं कर रहा, अपने परिवार का भी कोई नुकसान नहीं कर रहा। मतलब आपका कहने का सीधा सा मतलब है कि ऑफलाइन बेहतर माध्यम है और ऑनलाइन को सब्सिडरी जहाँ पे ऑफलाइन मौजूद नहीं है वहाँ पे ऑनलाइन जाया जा सकता है। बहुत बेहतरीन बात है सर आपने। अच्छा, बहुत बच्चे एक सपना लेके आते हैं कि मैं देश की राजधानी में जाके पढ़ूंगा, एक अच्छा भविष्य तय करूंगा, अपने आप को एक नौकरी करता हुआ देखना चाहता हूँ। सपने लेके तो सर बहुत लोग आते हैं। आप देखें मुखर्जी नगर हो, राजेंद्र नगर हो या बहुत सारी जगह में ऑलमोस्ट 10 लाख लोग आते हैं। आंकड़ा शायद ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इतने सारे बच्चे आते हैं, इतने सारे एस्पिरेंट्स आते हैं, तो बहुत सारे भविष्य अपने भविष्य को सुधारने के लिए या अपने भविष्य में आगे बढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन सफल कुछ ही हो पाता। तो आपको क्या लगता है कमी कहाँ रह जाती है? डेडिकेशन में, कोचिंग इंस्टीट्यूट में, टीचर में, या फिर कोई और चीज़? एक चीज़ है आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंस। सेल्फ डिपेंडेंट। बच्चे को ऑनलाइन मीडियम, ऑफलाइन मीडियम, कोचिंग इंस्टीट्यूट, किसी के नोट्स, किसी की नकल, किसी की कॉपी, सब्सिडरी चीज़ है। लास्ट में सिलेक्शन आपकी अपनी प्रतिभा के कारण होना है, और यहाँ पर आपको अपने टैलेंट को, अपनी स्किल को शार्पन करने के लिए, होनिंग करने के लिए आना है। आपको ये डिपेंड होने के लिए नहीं आना है कि फला इंस्टीट्यूट ही मेरा रिजल्ट देगा। आपके लिए वो टीचर मर मिटने पर तैयार हो जाएगा, लेकिन वो पूरे बैच को समर्पित है या आपके लिए इंडिविजुअल समर्पित, और उसके पढ़ाए हुए में से भी क्या क्वेश्चन आएगा उसकी फ्रेमिंग आपको अभी भी पता नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम एग्जामिनेशन यूपीएससी बना रहा है जो 10 ईयर पर बेस नहीं है, प्रीवियस ईयर पर बेस नहीं है। बैंकिंग का एग्जाम प्रीवियस ईयर पर बेस नहीं है, डिफेंस का एग्जाम प्रीवियस ईयर पर बेस नहीं है, और जिसका भी प्रीवियस ईयर पे बेस है उसके अंदर 25% क्वेश्चन नए तैयार हो रहे हैं जो कट ऑफ को फ्लक्चुएट करने का काम करते हैं, और इसलिए बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट काम आएगी। और मैं मानता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास कम से कम 9 से 10 नॉर्थ कैंपस के कॉलेज है,
हर बच्चे को हर संडे अपने मित्रों के साथ उन कॉलेजेस को विजिट करना चाहिए। अगर संडे को टाइम ना मिले तो मंडे ट्यूसडे वीकडे में जाके उन कॉलेजेस के अंदर कैंटीन में जाना चाहिए। उस कैंटीन में साथी बच्चों से बातचीत करनी चाहिए, अपने जूनियर सीनियर से बातचीत करनी चाहिए। वहाँ पर चल रही अनेक प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना चाहिए। क्विज कंपटीशन हुआ, जो आप जीके यहाँ पढ़ रहे हो उस जीके का कंपटीशन वहाँ देकर आओ ना, मज़ा नहीं आएगा क्या आपको? और जब आप अपने वहाँ पर कुछ सक्सेस लेकर आओगे और यहाँ जब इम्प्लाई करोगे तो आपका असिमिलेशन ऑफ थॉट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सर लेकिन यहाँ पे होता है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्लास में अच्छा निकलते के साथ बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो आत्मविश्वास है जो वो कहीं खो जाता है। ये नेचुरल बात है मेरे ख्याल से। किसी भी पर्सन का जो कॉन्फिडेंस है वो बड़ा ही नॉर्मल चीज़ें है, क्योंकि उसका अप और डाउन होना, जिंदा मनुष्य की सांसें ऊपर नीचे होती रहती है, कॉन्फिडेंस भी ऊपर नीचे होता रहता है। अगर आप ये कहो कि कोई पर्सन हाईली मोटिवेटेड रहता है फॉर एवर, ये भी झूठ है, और कोई पर्सन ऑलवेज डीमोटिवेटेड रहता है, ये भी झूठ है। एक सफल होने वाले सपना लेकर आए छात्र का अपने जीवन के अंदर प्लस माइनस चलते रहेंगे। अपेक्षाओं के साथ आपका मोटिवेशन और डिमोटिवेशन वेरी और कैरी करता है। सर सबसे पहले बहुत अभी जब आपसे बात हुई तो मैं आपको बधाई देना भूल गया। 18 अप्रैल को जो पेपर आया था उसमें से आपके 46 क्वेश्चन 16 अप्रैल 16 अप्रैल को जो पेपर हुआ था उस पर आपके 46 क्वेश्चन सर इंडियन 50 में से 46 क्वेश्चन सर के क्लास नोट से, बहुत बड़ी बात है। तो सर आप अपनी क्लास में ऐसा क्या पढ़ाते हैं जो बाकियों से अलग करता है? मैं यहाँ पे आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद देखा है, तो जस्ट एक क्यूरियोसिटी के। देखो मैं शायद ये बात भी मैं पहली बार बोल रहा हूँ, और जबकि मैं कभी भी इस तरह का इशारा नहीं देता। हंसी मजाक बहुत अच्छा रहता है मेरी क्लास में, लेकिन उसके पीछे जो एक बेस है वो ये है कि मुझे कौन पेपर बनाना है, किसने, वो पेपर ज़्यादातर 10 ईयर में से आना है, ये नए पैटर्न पर आना है। अगर मुझे किसी पेपर का पता ये नया पैटर्न पर आता है तो मुझे पता है इसको द हिंदू ही पढ़ाना है। तो मैं पहले दिन से द हिंदू पढ़ाता हूँ या द हिंदू की वो सारी बातें बताता हूँ जो किसी एग्ज़ाम में आने वाली ज़रूरी है। और इसके लिए मेरे पास अलग से सॉफ्टवेयर है। मेरे पास 3 या 4 अलग अलग ऐसे सॉफ्टवेयर है जिसमें द हिंदू का पूरा एडिटोरियल बिना ऐप ज्वाइन किए आप मेरे टेलीग्राम से पढ़ सकते हो। अच्छा, दूसरी बात, मेरे पास दुनिया का पहला सॉफ्टवेयर है जिसमें आप मेरे को 500 वर्ड भेजोगे और मैं उन 500 वर्ड की एक्सरसाइज सिनोनिम की बनाकर 10 सेकंड के अंदर आपको भेज दूंगा। शायद ये चीज़ें दुनिया के पास नहीं है, मेरे पास है इस छोटे से फ़ोन के अंदर। बच्चा चाहे तो खुद भी अपनी मेरी या तो इसको हैक कर ले या खुद से सर्च कर ले। तो जो भी सुन रहे हैं वो देख ले। साहिल सर से अगर मिलना हो तो जब आप एक द हिंदू के रोज के 50 वर्ड जो आपने पहली बार सुने, 50 वर्ड पहली बार सुने, वो आपने छांटे, उसका मीनिंग हिंदी इंग्लिश निमोनिक्स तैयार की, और उसके बाद तुरंत आपको अगले 5 मिनट बाद, पढ़ने के 5 मिनट बाद उस 50 क्वेश्चन की एक्सरसाइज मिल जाए, तो बताओ आउटपुट भी अच्छा हो जाएगा, इनपुट भी अच्छा हो जाएगा। तो इन द एंड जब 4 महीने बाद एग्जाम होगा उस बच्चे का, तो बताओ वो अटेम्प्ट ऑफ क्वालिटी अच्छी रहेगी या बेकार है? तो आपका जो पढ़ाने का नजरिया है, आप एक बिगर पिक्चर के थ्रू पढ़ा, मतलब आप जो दिखाते हो उसको जो पेपर देना ना, उस पेपर को वो रोज देता हुआ फील करे, बस मतलब जो 4 महीने बाद दे रहा है उसे डे 1 से वो दे रहा है। उसके लिए अनएक्सपेक्टेड जो भी चीजें वो एक्सपेक्टेड हो जाए। अच्छा, मेरे पेपर में तो यही आना है। और पहली बार जब वो वर्ड देखता तो मैं इस वर्ड को मैं याद कैसे रखूंगा, हाँ। और पेपर में कहता है इसको मैं भूलूंगा कैसे। हाँ। तो ये एक अंतर क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा सर, आप तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से पढ़े हैं, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और भी बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। देखिए तो आज भी वहाँ पे जो टीचिंग टेक्निक है जो आपके टाइम पे होती थी और अभी का जो है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों को एक यूनिक कैसे बनाया जाए, और इस पे स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स का लाभ कैसे हो?
देखिए जिस ज़माने में, ज़माना ही कहूँगा, आज से 12 साल पुरानी बात, तो जब हम पढ़ रहे होते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोफेसर्स मिशिगन यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ओहियो यूनिवर्सिटी, अलग अलग यूनिवर्सिटीज से पढ़कर या रिसर्च करके या डेपुटेशन पे या किसी रिसर्च के लिए या फिर वहाँ पर कुछ सीखने के, लर्निंग के दौरान विजिट करते थे, और वो वहाँ का मॉडल यहाँ लाके इम्प्लाई करते थे। और यहाँ लाके जब वो इम्प्लाई कर रहे हैं तो स्टूडेंट की क्रिएटिविटी पे काम करेंगे या रट्टाफिकेशन पे काम, क्रिएटिविटी पे। और अगर वो क्रिएटिविटी पे काम कर रहे हैं तो वो ऑडियो विजुअल राउंड्स पे काम कर रहे हैं, क्विजिंग पे काम कर रहे हैं, पढ़ाते वक्त डायग्रामेटिक अप्रोच पर काम कर रहे हैं, ज़्यादातर इलिस्ट्रेशन और एग्जाम्पल्स देने के ऊपर काम कर रहे हैं। और जब वो इतने सारे काम कर रहे हैं तो मेरी नॉलेज मैग्नीफाई हो जाती है, और जब मेरी एज ए स्टूडेंट नॉलेज मैग्नीफाई होती है और 10 साल बाद में समाज का एक शिक्षक बनता हूँ, तो क्या मैं घिसा पिटा टीचर बनूंगा या एक क्रिएटिव मॉडल ऑफ टीचर बनूंगा जो पिछला जो सीख कर आया है उसको भी एनहांस और मॉडरेट करने की कोशिश करूंगा, मॉडर्नाइज करने की कोशिश करूंगा। सर इस पे एक चीज़ एक बात कहनी है मुझे शायद, जैसे आपके टाइम पे जो टीचर्स होते थे वो बाहर से होते थे, तो क्वालिटी ऑफ टीचिंग ही मुझे लगता है थोड़ा बहुत डिग्रेड हुआ है आपके हिसाब से, या फिर आपको लगता है क्वालिटी ठीक है? क्वालिटी जैसे आपके टाइम पे आपने जैसे कहा कि आपके यहाँ जो आपके टीचर्स थे, जो आपके मेंटर्स थे, वो बाहर के यूनिवर्सिटी से पढ़े थे और अच्छा था, लेकिन अभी का जो माहौल है तो उस पर बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी आ गई हैं, तो वहाँ से भी बहुत सारे टीचर्स आते हैं। तो उस टाइम की टीचिंग और अभी की टीचिंग जो आप देखते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट जो यूनिवर्सिटीज़ में होती है, तो पहले के टाइम की टीचिंग और अभी के टाइम के टीचिंग में आपको क्या नज़रिया लगता है? क्योंकि आप पहले एक स्टूडेंट हुआ करते थे, अभी एक टीचर है, और अभी जब आप अपने पुराने किसी आपकी क्लास में जो स्टूडेंट आते हैं वो भी तो अभी पढ़ इसके के ऊपर बड़ा अच्छा सा है। अभी क्या है, चीज़ें धंधा हो गई, चीज़ें बिजनेस हो गई, चीज़ें सेल्स हो गई, चीज़ें मैग्नेटिक हो गई, चीज़ें आजकल मार्केटिंग हो गई, और जिसका जितना शोर होगा उसका उतना जोर होगा, और उस शोर के अंदर असली से नकली चीज़ें सब बिक रही है, और उसके अंदर सोना भी, मतलब कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ को कह के बेचा जा रहा है। अब इसके बीच में हमें प्लान ये करना पड़ेगा कि जो लोग इस तरह का कुत्ता बिल्ली का शोर मचा के यूट्यूब पर एक टीचर दूसरे टीचर को गाली दे के बैच बना रहा है, मुझे लगता है ये चीज़ सबसे खराब और सबसे दोयम दर्जे की चीज़ है, और इस पर मैं जानबूझ के चाहता हूँ कि आप भी अपनी वीडियो पे प्रकाश डालें, इस मुद्दे को उठाया जाए। क्या हमें नहीं लगता कि जो लोग लड़ रहे हैं आपस में, उनके पास खुद के क्षेत्र में मॉडर्नाइज करने की कैपेसिटी सैचुरेट कर गई है, इसलिए वो अपने उसी लेवल को बचाए रखने के लिए लड़ रहे हैं। तो आपको अगर मुझे अपनी ग्राउंड खोता हुआ दिखाई देगा तभी मैं लड़ूंगा ना। अगर मैं एक और नया ग्राउंड क्रिएट कर सकता हूँ क्रिएटिविटी से, इनोवेशन से, तो मुझे लड़ने की ज़रूरत क्या है? मैं फिर से एक नया मार्केट प्लेयर बन जाऊंगा। तो आपको लगता है जैसे कोई नया कोई प्लेयर आता है, जैसे कोई नया टीचर आता है, तो बहुत लोग उसको मौका ही नहीं देना चाहते क्योंकि उन्हें डर होता है कि वो अपना प्लेटफॉर्म ना खो दे? कोई बात नहीं, अगर उसके अंदर कितने ही बादल आ जाए, सूरज को अगर निकलना है तो निकलना है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन आपके सामने कुछ हो सकती है। तो मुझे लगता है ये पॉजिटिविटी का खेल है। अगर कोई पर्सन, डार्विन का सिद्धांत है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मेरे को फिट होना पड़ेगा। अगर मैं क्लास के अंदर जा रहा हूँ, मेरे से पीछे भी कई लोग आ रहे हैं, अच्छे टीचर्स बनकर आ रहे हैं, मेरे आगे भी बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं, लेकिन मैं मेरी क्लास के अंदर 100% परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मेरी क्लास के अंदर ये यूनिकनेस होनी चाहिए कि जो मैं दे रहा हूँ वो उसको और कहीं नहीं मिले। मतलब जब आप क्लास में एंट्री करते हैं तो आपका मोटिव क्या रहता है? सिलेक्शन। आपका सिलेक्शन का मतलब है पेपर में भी यहीं से आएगा और सिलेक्शन भी यहीं से होगा, ये जो मैं बोल रहा हूँ। और मेरा कोई वाक्य नहीं होना चाहिए, वो ब्रह्म वाक्य होना चाहिए। और उसके लिए आपका शोध, आपका किसी चीज़ के प्रति डेडिकेशन टीचर के तौर पर बहुत ज़रूरी है।
आपको नहीं लगता है सर समटाइम्स बहुत सारे टीचर बहुत ओवर कॉन्फिडेंटली बहुत कुछ बोल जाते हैं लेकिन लास्ट अगर मैं हर चीज़ को वीडियो बनाने के लिए पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता है मुझे रोज रात को 2 मोटिवेशन की नई वीडियो बना के शॉर्ट्स वायरल करने पड़े। लेकिन अगर मैं रोज रात को इस बात पर शोध कर रहा हूँ कि कल बच्चे को कौन सी एक नई चीज़ बताऊं जिसको उसको वाओ भी फैक्टर लगे और प्रीवियस ईयर पेपर से भी कनेक्ट कर ले और नए पेपर के थ्रू द हिंदू में क्या आया हुआ है उससे भी वो कनेक्ट कर सके। सूडान के अंदर मैं डेली 4-5 न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मेरे को हर न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पता होते हैं और एडिटोरियल के साथ साथ उसके अंदर कौन सा आज वर्ड यूज़ हुआ है वो मेरे को याद रहता है क्योंकि मुझे अपने टेलीग्राम पे डालना पड़ता है रोज। सर आपसे जब बातें कर रहा हूँ तो मेरे पास कोई अपना कंटेंट राइटर नहीं है, इसका मतलब मैं कंटेंट मेकर भी खुद हूँ। तो जब सर आप कंटेंट बनाते हैं और जब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिल रहा है। तो आपको लगता नहीं, तो आपको नहीं लगता, पूछिए आराम से पूछिए, तो आपको नहीं, कोई गंभीर प्रश्न है तो पूछिए। तो आपको ब्रदर प्लीज, कैमरे के पीछे हमारे एक भाई है वो थोड़ा सा इनको हंसा रहे प्यारे बच्चे को, प्लीज पूछिए। मुझे एक अच्छा मैं सच बता रहा हूँ, बेशक इस बात को काटना नहीं, बड़ा नेचुरल सा चल रहा है। मैं अपने बहुत गंभीरता से जवाब दे रहा हूँ क्योंकि मैं प्रोफेशनली ईमानदार। नहीं, मेरा कहने का मतलब था सर कि जैसे हम लोग बहुत बार ऐसा होता है कि आप जब क्लास में जब जाते हैं तो आपका मोटिव रहता है क्लास में सिलेक्शन देना, बच्चों का, हर बच्चे को चाहते हैं। आपको पेन भी होता है कि कोई बच्चा सेलेक्ट नहीं हो पाया? बहुत होता है जब कोई बच्चा कहता है कि सर मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मैं ठीक से पढ़ नहीं पाया और आपकी बातें मैं क्लास में नहीं सुनी, जिसकी वजह से मुझे बहुत रिग्रेट है, तो आप उसको फिर कैसे मोटिवेट करते हैं? देखिए 3-4 फैक्टर रहते हैं इसके। कोई बच्चे का एडमिशन हुआ, आते ही बीमार हो गया, 1 महीने के लिए घर चला गया, उसके 1 महीने की क्लास, अब 1 महीने के बाद जब वो क्लास आएगा उसको टीचर जाना पहचाना लग रहा है, कॉन्सेप्ट जाना पहचाना नहीं लग रहा, क्योंकि टीचर कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ चुका है, आगे दौड़ पीछे छोड़। अब उस बच्चे के आगे दोहरी भूमिका आ जाती है कि मुझे पिछला भी कवर करना है और अगला भी। बच्चों के बीच में आकर्षण का भी केंद्र रहता है, हार्मोनल चेंजेस भी रहते हैं, खाना पीना भी चेंज रहता है, घर वालों से दूर होम सिकनेस का भी एक अंतर रहता है। 6 महीने में कोई बच्चा हिंदी से इंग्लिश मीडियम में आए तो बात भी नहीं पकड़ पाता। कई बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, वो फास्ट लर्निंग मेथड को समझ में नहीं पाते हैं। अटेंडेंस के तौर पे कोई बैक बेंचर रहा है, उसको फ्रंट बेंच पे बैठा दिया जाए तब भी उसको अलग लगता है। और उसके बाद उसका इकोसिस्टम, क्योंकि 4-5 घंटे तो वो आपके इंस्टीट्यूट में रह रहा है, उसके बाद वो 8 से 9 घंटे अपने लाइब्रेरी में रह रहा है या पीजी में रह रहा है या कहीं फ्लैट लेके रह रहा है, वो किनके साथ रह रहा है? द मैन बिकम्स व्हाट ही इज सराउंडेड बाय 5 पीपल। एक आदमी के अंदर उतनी ही पर्सनालिटी मिलेगी जितने उसके आसपास के 5 लोग होंगे। अगर आपको इस तरह के जवाब दे रहा हूँ तो पक्का आप मान के चलिए मेरे आसपास के 5 लोग कौन होंगे, और अगर इससे बेहतर कोई जवाब दे रहा है तो उसके 5 लोग कौन होंगे? सर बहुत सारे लोग, और मैं अप्रिशिएट करूंगा आपको, अगर आप इतना गूढ़ क्वेश्चन पूछ पा रहे हैं मेरे से तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आपके 5 लोग कौन होंगे। आपके पास हो सकता है वो 5 किताबें हो सकता है वो 5 यूट्यूबर हो सकता है वो 5 मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है वो 5 एकेडमिशियंस हो, रिसर्च स्कॉलर्स हो, फेलोशिप कोई लॉयर है, कोई कुछ भी हो सकते हैं वो 5। सर एक आपसे सवाल था, पर्सनली है, मैं देखता हूँ आजकल थोड़ा सा यूट्यूब, तो आजकल ऑनलाइन में कहते हैं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। आपको लगता नहीं कि इससे टीचर अपना ही क्वालिटी को डिग्रेड करता है? क्योंकि टीचर का फोकस केवल, मेरा मानना है, केवल पढ़ाने पे होना चाहिए और थोड़ा सा वो केवल बच्चों के ऊपर फोकस करे तो बेहतर है, ना कि किसी दूसरे को नीचे दिखाए। ये अच्छी बात है और शास्त्र में भी लिखा है, महाभारत में भी हुआ है, जिसने कभी दूसरे के बारे में सोचा उसने अपने राज्य का पतन किया। रावण ने दूसरे के बारे में सोचा, अपने खुद का राज्य हटा दिया, खुद उसका भाई नहीं रहा, जाके खबर अपने राम को दे दी। तो मेरा मानना है सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ प्रोग्रेस ही
सेल्फ अटेनमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन का कारण बनेगा। हाँ, आत्मोद्दीपक हो। और मुझे लगता है आत्मबोध इस बात का एजुकेशन के साथ हो जाना चाहिए। अगर एजुकेशन इस तरह की नहीं आ रही है कि आप अपना आत्मबोध कर सकते हो, तो आप सिर्फ लिटरेट हो, आप एजुकेटेड नहीं, साक्षर हो, कहने का मतलब शिक्षित ये- नहीं। कहने का मतलब ये है कि सर अगर आपके क्लास में 200 बच्चे बैठे हैं तो 200 बच्चे शायद सिलेक्शन 200 में 200 का ना भी हो, 20 बच्चों का सिलेक्शन हो, लेकिन एक आपका बात आपके टीचिंग इस बात पे जोर रहती है कि 180 बच्चे वो सीख कर जाएं जो आप उनको देना चाहते हैं। देखिए, कोई बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट पे नहीं होता, जैसे आपका पिछला क्वेश्चन था, तो वो सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट भी देगा उसी पेपर का, और उसी पेपर के आसपास के सिलेबस के 3 अलग पेपर भी देगा, तो उसकी सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाएगी अगर वो उस 20 के इक्विवेलेंट कॉन्सेंट्रेटेड। हाँ। आप इस बात को समझिए, हर बच्चे के ऊपर टीचर की निगाह रहती है, लेकिन जब वॉल्यूम ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाएगी तो टीचर के कंटेंट की डिलीवरी तो सेम रहेगी, पर एक्सेप्टेंस जोन सबका वेरी करता है। अच्छा। और उसी हिसाब से रिजल्ट वेरी करता है। मतलब दूसरे और तीसरे टाइम में जो रिवीजन कैपेसिटी Yes. जो रिवीजन कैपेसिटी है और जो एक्सेप्टेंस वो ज़्यादा हो जाएगा। और हर बच्चे का रिटेंशन रेट भी अलग अलग है। हाँ। हो सकता है मेरे को बिना पानी पिए मैं पूरा इंटरव्यू दे सकता था, हो सकता है मैंने 2 बार पानी पीना पड़ा, हो सकता है आप मेरे से कोई ऐसा तीखा प्रश्न कर लेते, मुझे माइक छोड़ के और पानी पी के और भागना पड़ता। यूट्यूब पे आपने किसी प्रधानमंत्री की ऐसी वीडियो देखी होगी कभी, अच्छा, तो वो रिटेंशन की बात है। आपको सबसे बेहतर आपका टीचिंग पहले, सर ये पर्सनल सवाल है, आपका टीचिंग पहले से ही शुरू से ही हॉबी था या आपने इस फील्ड में? 7th क्लास से हो गई, 7th क्लास से हो गई है मेरी। अच्छा। और 7th क्लास से क्योंकि मैं अपनी सिस्टर को पढ़ाया करता था, तो धीरे धीरे वो गुण आने लग गए कि बेहतर समझाने लग गया। और साथ साथ मेरे मम्मी पापा, मेरे घर पे रिलेटिव्स भी, और मेरे स्कूल में टीचर्स भी, क्योंकि टीचर्स जब ग्रुप स्टडी होती थी तो बोल देते थे कि साहिल एक बार आप अपनी तरफ से समझा दो, तो उसमें जब मेरे को मौका मिलता था तो समझाने का मौका मिलता था। तो टीचिंग मेरे लिए आज बाई चांस प्रोफेशन नहीं है, बाई चॉइस प्रोफेशन है। तो इसलिए मेरे को अच्छा लगता है अपने पैशन को और प्रोफेशन को एक साथ जीना। तो P + P = P²। तो पैशन, प्रोफेशन, पैसा स्क्वायर। अच्छा सर, सर इंटरव्यू ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अच्छा, कुछ सही मेरे ख्याल से जो हो गया हो गया। मेरे ख्याल से आप आखिरी सवाल सजेशन का पूछेंगे। जब भी कंपटीशन के तौर पर बाहर आओ, मुखर्जी नगर आओ, जहाँ पर भी आओ, सबसे पहला काम करो, लोगों को पढ़ो, बढ़िया अच्छी मोटिवेशनल किताबों को पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने पर काम दो जो बोरियत भरा है। रील्स देखकर, 1-1 मिनट की रील्स देखकर अपने माइंड के सेंट्रल सिस्टम, नर्वस सिस्टम के रिटेंशन रेट को डिग्रेड करने की कोशिश ना करें। ये मेरी हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है पूरे देश से। आज सिर्फ छोटे बच्चे शिकार नहीं है शॉर्ट्स का शिकार, बूढ़े बुजुर्ग लोग भी हो गए हैं, क्योंकि हर 1 मिनट के अंदर आपको अलग जॉनर की चीज़ें मिल रही हैं, आनंद की परिसीमा बदल गई है। तो प्लीज़, आपको शुरू में बोरिंग लगेगा, लगने दीजिए, किताबें पढ़िए। अच्छी किताब के तौर पर मेरे ख्याल से आप फाइनेंस की कोई किताब पढ़ना चाहते हैं, रिच डैड पुअर डैड से शुरू कीजिए। अगर आप अपनी हैबिट के ऊपर बढ़िया काम करना चाहते हैं, एटॉमिक हैबिट पढ़िए। जेम्स क्लियर की। अगर आप अपने कई परेशान हैं मोटिवेशन के तौर पर कि साला इंसान का जन्म हुआ क्यों है, आप सेपियंस पढ़िए, सेपियंस पढ़िए, नोवेल। बढ़िया। आप हर जगह दोस्तों के बीच में यस बोल देते हैं, से हाउ टू से नो, से हाउ टू से, ठीक है, लर्न हाउ टू से No. नो। ना कहने सीखने की तरीके लेकर आइए, सॉरी कहने की तमीज लेकर आइए, सामने वाले को थैंक यू और प्लीज कहने की तमीज लेकर आइए, क्योंकि लास्ट में यू हैव टू माइंड योर पीज एंड क्यूज। ये एक इडियम है। आप लोग जितना लोगों को ना बोलेंगे उतना आप अपने लिए समय निकालेंगे अपने लिए। और लास्ट में आपने अभी सेल्फ रियलाइजेशन की बात की है, सेल्फ के लिए समय बचा नहीं, सेल्फ रियलाइजेशन क्या होगा? वेल, तो इसी के साथ सर और कोई आप कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से इस सेशन को आपने बढ़िया आप पूछे हैं। एक बार अपन एक कोशिश करते हैं, इस वीडियो में जितने भी लोग आप लोग इतना दूर तक आए हो, देखा है,
इस वीडियो में क्या लगा, कैसा लगा, कौन से प्रश्न पर आपको ऐसा लगा है कि प्रश्न पूछने वाले ने कमी की या आंसर देने वाले ने कमी की, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके अपने विचार क्या हैं हम लोगों को लेकर, और इस सीरीज़ को कंटिन्यू किया जाए या नहीं। साथ में आपका कोई ज्वलंत प्रश्न हो तो एक बार ज़रूर से ज़रूर एक बार अपने कमेंट सेक्शन में डालिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा, इन्हें इंतज़ार रहेगा। मिल देंगे अगली सीरीज में। थैंक यू।